आगे बात करते हैं। देखो आप एक बात समझो, हमने क्या क्या चीजें सीखी। अगर हमें क्या दे रखा है, इस तरह से कोई वेक्टर मैं आपको दे दूं कि ए वेक्टर है मान लो 6i कैप प्लस 8j कैप, तो इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझो बात को। आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कितना चले, 6 चले। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कितना चले, 6 चले। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम कितना चले, 8 चले। तो हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा ए वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम चले 6, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम चले 8, तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस 8j कैप हो जाएगा। और आपसे अगर ये एंगल पूछ ले थीटा, तो टेन थीटा कैसे लिख सकते हो आप, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना हो जाएगा 8/6 4/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53 डिग्री, है ना। जो ट्रायंगल हमने अपने मंदिर में बसा रखा है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये ट्रायंगल 37 डिग्री 3 53 डिग्री 4 90 डिग्री के सामने वाला 5, है ना। तो इस ट्रायंगल से हमने लिखा टेन थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, 53 डिग्री होगा, है ना। ट्रायंगल हमारे मन मंदिर में बसा हुआ होना चाहिए। चलिए और बात करते हैं। देखो और देखो हमने क्या चीज सीखी, अगर हमें वेक्टर दे रखा है तो इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोचो अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे को क्या दे रखा है, इस तरह से एक वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे को दे दिया और ये एंगल थीटा दे दिया, मुझे इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, देखो ऐसे परपेंडिकुलर करोगे, ये वाली दूरी x है, ये वाली y है। तो मैंने आपको क्या बताया कि cos थीटा आप कैसे लिखोगे, cos थीटा कैसे लिखोगे, x/10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 53 डिग्री ले लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 cos 53, तो 10 cos 53 इज 3/5, तो कितना हो गया 6। और sin थीटा कैसे लिखोगे आप इस ट्रायंगल में, sin थीटा की वैल्यू होगी y/10 sin 53 इक्वल्स टू y/10, तो 4/5 इक्वल्स टू y/10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, है ना। तो वेक्टर कैसे लिख दोगे आप, वेक्टर कैसे लिख दोगे, xi कैप प्लस yj कैप, मतलब 6i कैप प्लस 8j कैप। ऐसे आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो दोनों चीजें हमें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें वेक्टर आई कैप और जे कैप के टर्म्स में दे रखा है तो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा दे रखा है तो उसको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। चलिए और बात हम करते हैं। देखो समझो बातों को, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि कोई वेक्टर है, मान लो मैंने आपको कहा कि कोई वेक्टर है ए आई कैप, कोई वेक्टर है ए आई कैप। तो अब इस ए आई कैप से आप क्या समझते हो, इस ए आई कैप से आप ये समझते हो कि ए आई कैप जो वेक्टर है हमारा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और इस तरह से होगा। इस ए आई कैप में जो ए है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ए आई कैप में जो ए है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और आई कैप जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। आई कैप जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बता रहा है। ए जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, आई कैप जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा और बात समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोई वेक्टर है मेरे पास 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप, ये मेरे पास कोई वेक्टर है ना। अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, या पहले हम किसी वेक्टर को लिखते कैसे, देखो किसी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ऐसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। चलिए बहुत बढ़िया, अब समझो और बात को। अब ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। ए वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी और साथ ही साथ इसका क्या है, डायरेक्शन भी है। अच्छा बताओ इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैंने आपको क्या सिखाया था, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कोई वेक्टर है हमारे पास, मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप,
तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 10 आएगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 10 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अब समझो बात को। मैं देखो क्या करता हूं, समझना बात को। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो ये वेक्टर है ना, मैं इसको क्या करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 10 से क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया। 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, अगर आप देखोगे तो इस ए वेक्टर में ये वाली जो चीज है 10, ये वाली जो चीज है 10, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये ए के मैग्नीट्यूड को बता रही है। ये किसे बता रही है? ए के मैग्नीट्यूड को बता रही है। और ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है वो किसको बता रही है? ए वेक्टर के डायरेक्शन को बता रही है। समझिए बात को अच्छे से। किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये जो 10 है ये किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रही है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रही है ये चीज। और ये वाली जो चीज है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बता रही है। किसको बता रही है? ये वेक्टर के डायरेक्शन को बता रही है। अच्छा, अब आप कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाओ, हम थोड़ा इस पे कंसंट्रेट करेंगे, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये वाली जो चीज हो गई, ये ए कैप हो गया। ये क्या हो गया आपका? ए कैप। तो ए कैप की वैल्यू क्या हुई? 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन 10। तो ए कैप क्या हुआ? ए कैप हुआ, अगर मैं अलग अलग करके लिख दूं तो 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, 4/5j कैप, है ना। अब समझो बात को, ये जो 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप है, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो 3/5i कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? 3/5 है। और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है? 4/5 है। तो जो वेक्टर हो गया आपका, वेक्टर जो हो गया आपका, ये जो वेक्टर है 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, इसको ये वाली चीज क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? 3/5 है। वाई एक्सिस के अलोंग कितना है? 4/5 है। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ए कैप को रिप्रेजेंट करेगा। ए कैप की वैल्यू क्या होगी? 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। अच्छा, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो आप। ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड होगा इसका रूट ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। देखो 9/25 प्लस 16/25, तो ये कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो आप एक बात समझो, इस ए कैप और इस ए वेक्टर में, देखो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, जैसे ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। और अगर मैं ये एंगल देखूं तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री होगा। अच्छा, जो ए वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर कैसे बनाऊंगा? देखो ए वेक्टर है 6i कैप प्लस 8j कैप। समझो बात को अच्छे से। ए वेक्टर को अगर मैं बनाऊं, ये देखो 6i कैप प्लस 8j कैप, तो ये वेक्टर ऐसा है, ये 6i कैप मतलब ये 6 और ये क्या? 8। तो ये वेक्टर हो गया 6i कैप प्लस 8j कैप। और ये है हमारा ए कैप, ये है हमारा ए कैप। अब आप एक बात समझो, ए वेक्टर और ए कैप में क्या चीज कॉमन है? इनका डायरेक्शन कॉमन है। जो डायरेक्शन ए वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी है? ए कैप की है। डिफरेंट क्या है इनका? इनका डिफरेंट है मैग्नीट्यूड। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, है ना। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए कैप का मैग्नीट्यूड है 1, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। क्या चीज इनमें कॉमन है? इनका डायरेक्शन जो है वो कॉमन है। जिस डायरेक्शन को ए कैप रिप्रेजेंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। तो
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर किसी वेक्टर का या किसी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए ए कैप हमने कैसे लिखा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ए वेक्टर को हमने कैसे लिखा, ए कैप को हमने कैसे लिखा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर केवल आई कैप, जे कैप या के कैप की डायरेक्शन में ही नहीं होते, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकाला जाएगा। देखो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें वेक्टर की डायरेक्शन में क्या मिला, यूनिट वेक्टर मिला। यूनिट वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्या चीज कॉमन है, डायरेक्शन कॉमन है। यूनिट वेक्टर और वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। क्या अलग होता है इनका, मैग्नीट्यूड अलग होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे इस केस में हमारा कितना है, 10 है ना। तो हमें क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें निकालना क्या आना चाहिए, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए, है ना। देखो जैसे और सवाल हम करते हैं आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि कोई वेक्टर है मेरे पास, मान लो कोई वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर जो है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप। मैंने आपसे सवाल बोला फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा ये बताओ। देखो समझो बात को, पहले आप निकालो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आया, रूट 13 आया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, रूट 13 आया। अच्छा अब मेरे को बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर मेरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप। तो बी कैप मेरा क्या हो जाएगा, बी कैप मेरा होगा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो क्या आया, बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन रूट 13। तो बी कैप क्या आया, 2/√13 i कैप प्लस 3/√13 j कैप। ऐसे हम बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि बी वेक्टर में क्या क्या चीजें हैं। बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, केवल बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो बी वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। और एक आध सवाल करता हूं, देखो मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोई वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, और मैं आपसे सवाल ये पूछूं फाइंड ए कैप। ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पता करना है। कैसे पता करोगे, समझो कैसे पता करोगे। ए कैप कैसे लिखोगे आप, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखोगे ए कैप को। अच्छा बताओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1। तो क्या आया ए कैप का मैग्नीट्यूड, रूट 2 आया। कितना आया, रूट 2। तो ए कैप क्या लिख दूं बताओ, ए वेक्टर बाय ए मतलब आई कैप माइनस जे कैप, ए वेक्टर की वैल्यू अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ए कैप क्या आया, 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। ऐसे हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या पता कर सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर पता कर सकते हैं।
तो अब बात समझो हमने क्या क्या चीजें सीखी। हमने ये चीज सीखी कि अगर कोई वेक्टर मेरे को दे रखा है 3i प्लस 4j, तो उस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उस वेक्टर को मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मेरे को किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा दे दिया जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको रिजॉल्व कर सकता हूं कि उसके एक्स डायरेक्शन में कितना चला, वो वाई डायरेक्शन में कितना चला, वो हम कर सकते हैं। या उस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी। तीसरी बात हमने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा कि अगर हमें कोई वेक्टर दे दिया जाए तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे पता करेंगे, ये चीज हमने सीखी। तो इन सारी चीजों में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें क्लैरिटी से आपको समझ में आएंगी। देखो और कुछ सवाल करते हैं। जैसे देखो एक सवाल और करवाता हूं मैं आपको यूनिट वेक्टर पे। अभी बेसिकली हमने 2D पे सवाल किए थे, बाकी वेक्टर हमारा 3D के अंदर भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं आपको कोई वेक्टर बोलूं, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप, है ना, और मैं आपसे बोलूं फाइंड ए कैप, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपको क्या पता करना है, यूनिट वेक्टर पता करना है। चलिए देखिए करते हैं पता। देखो कैसे आएगा, बोलो 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 बोलो। ए कैप पता करना है। ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही होगा। क्या लिखूं बताओ, ए कैप, ए वेक्टर क्या लिख दूं, देखो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखूं, देखो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या आएगा देखो, ए कैप आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप अपॉन रूट ऑफ, ये कितना आया 144 प्लस 9 153 और 1 रूट 154 कैप आ गया, है ना। तो बहुत आसान है यूनिट वेक्टर निकालना। क्लैरिटी से आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर की डायरेक्शन है ना, क्लैरिटी से होनी चाहिए समझ में। अच्छा और चीजें समझते हैं। देखो एक बात आप समझो, मान लो मैंने कहा कि दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर्स ऐसे आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं आपस में एक दूसरे के, तो इनके लिए क्या चीज सेम है, इनके लिए डायरेक्शन सेम है। इनके लिए क्या सेम है, डायरेक्शन सेम है। आप ए वेक्टर को कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और बी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स में क्या चीज सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो यहां हम क्या कहेंगे कि फॉर पैरेलल वेक्टर्स के लिए ए कैप की वैल्यू किसके बराबर होती है, बी कैप के बराबर होती है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड सेम हो नहीं हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है पैरेलल वेक्टर्स की वो क्या होती है, सेम होती है ना। अब देखो जैसे हम एक सवाल करते हैं पैरेलल वेक्टर्स पे। जैसे मान लो, सवाल सुनना पहले फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। जैसे मैं कहूं कि मान लो मेरे दो दोस्त हैं, एक है राम दूसरा है श्याम, और मेरे को क्या गिवन है, राम की वेलोसिटी गिवन है। मेरे को क्या गिवन है, राम की वेलोसिटी गिवन है, और मुझे ये बोला गया है कि राम और श्याम दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ लगा रहे हैं। राम और श्याम दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ लगा रहे हैं। अगर राम और श्याम दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ लगा रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम होगी। दोनों की क्या चीज सेम होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। मान लो मुझे राम की वेलोसिटी दे दी, मुझे किसकी वेलोसिटी दे दी, राम की वेलोसिटी दे दी।
सुनो वापस से, मैंने कहा कि मेरे दो दोस्त राम और श्याम सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और मुझे राम की वेलोसिटी दे दी, मुझे राम की वेलोसिटी दे दी और श्याम की स्पीड दे दी। श्याम की क्या दे दी, स्पीड दे दी, है ना। और मुझसे बोला कि श्याम की वेलोसिटी पता करो, मुझे बोला श्याम की वेलोसिटी पता करो, है ना। समझो अब बात को, जैसे मैं सवाल लिखता हूं कि राम एंड श्याम आर रनिंग इन पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में ये रन कर रहे हैं, है ना। एंड वेलोसिटी ऑफ राम इज 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap, and speed of Sham is 8 meter per second. Find velocity of Sham, शाम की क्या वेलोसिटी होगी, ये हमें पता करनी है। अब आप एक बात समझो, मुझे राम की वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ राम कैसे लिखी जाएगी, राम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और राम की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। और श्याम की वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, श्याम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और श्याम की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब राम और श्याम के लिए क्या चीज सेम है, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का क्या सेम है, डायरेक्शन सेम है। अच्छा, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो राम की डायरेक्शन में, राम के वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और श्याम की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वो सेम होगा। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि वी आर कैप की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी एस कैप के बराबर होगी, कह सकते हैं। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे देखो श्याम की वेलोसिटी गिवन है, और सॉरी श्याम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है और वीएस कैप की वैल्यू वी आर कैप के बराबर है। तो मैं यहां से वी आर कैप निकाल लेता हूं। देखो वी आर कैप कितना होगा, वी आर कैप होगा वेलोसिटी ऑफ राम अपॉन राम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो देखो क्या आएगा वी आर कैप आएगा अपना, वी आर वेक्टर कितना है, वी आर वेक्टर देखो राम की वेलोसिटी गिवन है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। और राम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 आएगा। सबको समझ में आना चाहिए मैग्नीट्यूड निकालना। राम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो जो वी आर कैप है वही वी एस कैप है, तो वी एस वेक्टर क्या लिख दूं, शाम की वेलोसिटी कैसे लिखूं, देखो शाम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 8, शाम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 8 और वी आर कैप कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। तो ये किसकी वेलोसिटी आ गई, शाम की वेलोसिटी आ गई, है ना। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और एक कंप्लीट वेक्टर आपको गिवन है, दूसरे का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो दूसरे का भी कंप्लीट वेक्टर आप लिख सकते हैं, है ना। तो एक और सवाल करते हैं, देखो पैरेलल वेक्टर्स में हम, जैसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखो सवाल में मान लो मैं आपसे बोलूं कि राम एंड श्याम आर रनिंग इन पैरेलल डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ राम इज मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप एंड स्पीड ऑफ श्याम इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ श्याम की वेलोसिटी आपको पता करनी है। अब देखो वही बात, राम और श्याम पैरेलल डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, कैसे रन कर रहे हैं, ये पैरेलल डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो कैसे लिखी जाएगी, देखो वेलोसिटी ऑफ राम बराबर वेलोसिटी ऑफ राम का मैग्नीट्यूड इनटू वी आर कैप, और वेलोसिटी ऑफ श्याम किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ श्याम का मैग्नीट्यूड इनटू वी एस कैप। सही है। अच्छा, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या सेम है, वी आर कैप और वी एस कैप सेम है, तो वी आर कैप की वैल्यू वी एस कैप के बराबर होगी। और वी आर कैप क्या लिखा जा सकता है, वी आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। तो क्या लिख दूं, बताओ क्या लिख दूं, ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 13 आएगा।
मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √13 आएगा। ये वी आर कैप हो गया आपका। अच्छा वी एस वेक्टर क्या लिख दें, वी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। और ये क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन √13। पता लग गया हमें, है ना, वी एस वेक्टर पता लग गया हमें, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल ही है सवाल, है ना। तो ऐसे आपको लिखने आने चाहिए पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ी बात हम करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, देखो समझो बात को, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखो दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल कब कहलाएंगे, अगर ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर इसके अपोजिट है। बी वेक्टर कैसे है, इसके अपोजिट है। मतलब अगर ए वेक्टर आई कैप की डायरेक्शन में है तो बी वेक्टर किधर है, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं वो कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ए कैप की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस बी कैप के बराबर होगी, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। तो हम लिखेंगे ए कैप की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस बी कैप के बराबर होगी, है ना। पैरेलल वेक्टर्स में क्या था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, तो ए कैप और बी कैप की वैल्यू क्या थी, सेम थी। लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर्स में ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए कैप की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस बी कैप के बराबर होगी, है ना। अच्छा, एक सवाल करते हैं, वही देखो राम और श्याम पे कर लेते हैं। तो मैंने आपको बोला राम एंड श्याम आर रनिंग इन opposite direction and velocity, मान लो श्याम की दे रखी है आपको, velocity of श्याम is 8i cap plus 6j cap and speed of Ram is 2 meter per second. Find वेलोसिटी ऑफ राम की वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो राम की वेलोसिटी लिखनी है मेरे को। देखो कैसे करेंगे सवाल, समझो बात को। वेलोसिटी ऑफ श्याम क्या होगी, श्याम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू वीएस कैप। राम की वेलोसिटी क्या होगी, राम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू वी आर कैप, है ना। अच्छा, हमें शाम की वेलोसिटी गिवन है, मतलब शाम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है और वीएस कैप हम निकाल सकते हैं। तो देखो वीएस कैप कैसे निकालोगे आप, वीएस कैप आप निकालोगे वीएस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वीएस। क्या लिख दूं, देखो वीएस वेक्टर क्या है, 8i कैप प्लस 6j कैप अपॉन 10, 8i कैप प्लस 6j कैप अपॉन 10। ये किसकी वैल्यू हो गई, वीएस कैप की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, वीएस कैप की वैल्यू हो गई, है ना। तो वीएस कैप क्या आ गया, 4/5i कैप प्लस 3/5j कैप। अच्छा, अब बोल रखा है कि राम और श्याम अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी यूनिट वेक्टर वी आर कैप माइनस वीएस कैप के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एंटी पैरेलल वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो वी आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वीएस कैप। और मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है राम की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कितना है, 2 है, और माइनस वी आर कैप कितना आ जाएगा, माइनस वीएस कैप करोगे तो क्या आ जाएगा, -4/5i कैप माइनस 3/5j कैप। ये वैल्यू पुट अप कर दी मैंने। तो हमें किसकी वेलोसिटी पता लग गई, राम की वेलोसिटी पता लग गई, है ना। तो आसान से सवाल है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के। तो देखो बच्चों, हमने बात की पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, है ना। तो चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए हमें पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में,
कि पैरेलल वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर क्या होता है, सेम होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, समझना बात को अच्छे से। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और मेरे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कितना है, 10 न्यूटन है ना, और ये वाला जो एंगल है वो मान लो कितना है, 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 10 न्यूटन हो गया और ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लीजिए मैंने इसको क्या कह दिया, ये वाली साइड मेरी क्या है, x है, और ये हमारी क्या है, y है। ये हमारी क्या हो गई, y हो गई, है ना। तो मैं देखिए क्या लिख सकता हूं, अगर आप देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए क्या लिखा जा सकता है, cos 30 डिग्री में क्या लिखूंगा, x/10 लिखूंगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 cos 30 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 cos 30। और वैसे देखो मैं sin 30 क्या लिखूंगा, sin 30 में लिखूंगा y/10, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 sin 30 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 10 sin 30 आ गई। तो आप एक बात समझो, अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है, a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, a है, कोई वेक्टर आपको दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है a, और एंगल आपको दे रखा है थीटा, एंगल आपको क्या दे रखा है, थीटा। तो वेक्टर का थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होगा, ये जो है ना, देखिए 10 cos 30 और 10 sin 30, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, है ना। और ये दोनों कंपोनेंट जो है वेक्टर के, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर 10 न्यूटन ऐसे कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है 10 cos 30 और 10 sin 30, जो आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो देखो उसको जनरलाइज करके मैं कैसे लिखता हूं, जैसे ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, a है, और ये एंगल है थीटा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा, ये क्या आएगा, a cos थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, ये 10 था, ये 30 था, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 10 cos 30 आई थी, है ना। तो थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, a cos थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या होगा, a sin थीटा होगा। तो इस तरह से किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, है ना। समझिएगा बात को अच्छे से। फिजिक्स में हमारे लिए कंपोनेंट करना वेक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमें फिजिक्स समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो आपको कंपोनेंट्स करना अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने x और y एक्सिस ली थी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ली थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि x और y एक्सिस हॉरिजॉन्टल ही हो। देखिए मान लीजिए, मान लो मेरे पास ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है और ये वाला एंगल है 37 डिग्री, और मान लो यहां पर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहां कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये वाली डायरेक्शन होती है हमारी अलोंग द प्लेन, ये वाली डायरेक्शन होती है हमारी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। समझिएगा बात को। तो मुझे क्या करना है, इस 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स करने हैं अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेरे को 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स करने हैं। देखिए ये वाला एंगल कितना है, 37 डिग्री है, तो ये भी 37 होगा। ये 37 है तो ये कितना होगा, ये देखो ये 37 डिग्री है तो ये कितना होगा, 53 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये 53 डिग्री, तो ये कितना होगा, 37 डिग्री, है ना। ऐसे एंगल्स लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 10 न्यूटन, ये कितना एंगल हो गया, 37 डिग्री का एंगल हो गया। ये कितना एंगल हो गया, 37 डिग्री का एंगल हो गया। अब मेरे को इस 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स करने अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझिएगा बात को। देखिए मैं कैसे कंपोनेंट्स करता हूं इसके। ये 10 न्यूटन है, तो मैंने आपको क्या कहा, थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा, थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। देखो ये 10 है
तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा tan cos 37, tan cos 37। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, tan cos 37 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा tan sin 37। tan cos 37 कितना होगा, देखो tan into 4/5 8, और ये होगा tan into 3/5 कितना होगा 6, है ना। वही ट्राइंगल जो हमारे मन मंदिर में बसा हुआ है। ध्यान रखना है ये ट्राइंगल, बार बार मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है ये, है ना। तो आप निकाल सकते हो cos 37 is 4/5 और sin 37 is 3/5। अब बात समझो, ये ट्राइंगल एक्चुअली में कैसा, देखो ये ट्राइंगल ऐसा है, देखो ये 10 है और इस तरह से ये वाला एंगल 37 है। तो मैंने इसको क्या लिखा है, इसको मैंने लिखा है 8 और इसको मैंने क्या लिखा है 6। ये 10, ये 8, ये 6, है ना। इस तरह का ट्राइंगल है ये। तो ऐसे कंपोनेंट्स करने आने चाहिए वेक्टर के हमें। देखिए और एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूं, क्लैरिटी आनी चाहिए इसमें हमें, है ना। देखो जैसे मान लो मैं आपसे कहूं ऐसे, ये एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। नॉर्मली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टली ली जाती है, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन बस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। अब बात समझो, मान लो मैं आपसे कहूं कि ऐसे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये वाला एंगल है 37 डिग्री। आपको 50 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग करने हैं। 50 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट आपको एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग करने हैं। देखो ये 50 है ना। तो देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, 50 का ये वाला कंपोनेंट ये कितना होगा 50 cos 37 होगा। ये कितना होगा 50 cos 37, है ना। जिधर cos है उधर कौन सा कंपोनेंट, जिधर थीटा उधर कौन सा कंपोनेंट होगा cos, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा 50 sin 37। 50 का 50 cos 37 इधर और 50 sin 37 इधर। ऐसे हमने क्या कर दिए, कंपोनेंट्स कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 50 into 4/5, है ना। 50 into 4/5 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 32। देखो सही किया ना मैंने, 50 into 4/5 सॉरी 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और अगर आप ये देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। तो ऐसे आप इसके क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स कर सकते हैं। वेक्टर के हमने ऐसे कंपोनेंट्स कर दी। अच्छा सोचो मैं आपसे ये कहूं कि इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। देखो ये 50 है, इसको आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। देखो इधर कितना, इधर है 30, इधर कितना है 30, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो क्या लिखूंगा -30 आई कैप। क्या लिखूंगा -30 आई कैप। और ये 40 नीचे है, 40 किधर है नीचे, ऊपर होता है तो जे कैप, नीचे होता है तो -j कैप। ऐसे इस वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -30 आई कैप -40 j कैप। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं हम, है ना। आपको अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए कैसे मैं किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन कर रहा हूं, कैसे मैं उसके कंपोनेंट्स कर रहा हूं। देखो ध्यान से, मान लो एक और एग्जांपल करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो मैंने फोर्स लगाया और 20 न्यूटन का, एंगल है मान लो 53 डिग्री। मेरे को इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझो। अगर आप देखोगे तो ये 20 है, तो इसका इधर कंपोनेंट 20 cos 53 और इधर कंपोनेंट ये वाला 20 sin 53। 20 into 3/5 हो जाएगा ये हमारा, तो 20 into 3/5 आप करेंगे तो ये आएगा 12, और 20 into 4/5 अगर आप ये करेंगे तो ये आएगा आपका 16। तो ये आया 12, ये आया 16। सोचो आई कैप और जे कैप की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करूंगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, देखो 16 है, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है 12। तो कैसे लिखूंगा, देखो -16 आई कैप। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 16 नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और 12 + 12। तो आपको ये फील आनी चाहिए कि अगर कोई भी वेक्टर हमें दे दे और एंगल हमें दे दें,
तो हम उस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वेक्टर के हम कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं अगर एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है तो भी, है ना। आपको अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए और एग्जांपल्स करते हैं हम। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं ऐसे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एंगल है 30 डिग्री, कंपोनेंट्स करने हैं आपको। देखो कैसे करेंगे, देखो अगर आप देखोगे ये 100 है तो ये कंपोनेंट होगा 100 cos 30, ये क्या हो जाएगा 100 cos 30 होगा √3/2, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 100 sin 30 1/2। देखो 100 जिधर थीटा है वो होगा 100 cos 30 और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा 100 sin 30। तो ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 50 √3। तो कैसे लिखूं वेक्टर को बताओ, -50 √3 आई कैप प्लस 50 जी कैप, -50 √3 आई कैप प्लस 50 जी कैप। ऐसे हम किसी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में, है ना। तो अच्छे से समझ में आना चाहिए हमें, कंपोनेंट्स करने हमको वेक्टर के आने चाहिए। देखो और बातें करते हैं हम, समझो बात को। और जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि इस तरह से एक्सिस हमें दे रखी है, मान लो एक एक्सिस ये है और एक ये है, ऐसे, है ना। और मान लीजिए ये एंगल है 37 डिग्री, ऐसे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, ऐसे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। हमें इस 50 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन करना है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस 50 न्यूटन के कंपोनेंट एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हमें करने हैं। समझो बात को कैसे करेंगे। सोचो ये 37 है, ये एंगल 37 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल, ये देखो ये 37 है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 37 है तो ये 53 डिग्री है, ये 37 है तो ये वापस क्या होगा 53 डिग्री होगा, तो ये कितना आएगा 37 ही आएगा। या आप ऐसे देख लो डायरेक्टली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, तो ये 37 है तो ये भी कितना है 37। अब इस 50 के कंपोनेंट्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग करने, तो यहां से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर। देखो ये 50 है तो ये कंपोनेंट कितना होगा आपका, यहां से लेके यहां तक का, ये होगा आपका 50 cos 37, 50 cos 37। और ये वाला कंपोनेंट 50 cos 37 के परपेंडिकुलर 50 sin 37, 50 sin 37, है ना। ऐसे हमने कंपोनेंट्स कर दिए, ये 50 cos 37, ये हमारा क्या हो गया 50 sin 37 हो गया। तो ऐसे कंपोनेंट्स बच्चों आपको करने आने चाहिए, है ना। समझो बात को, और चीजें समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि ऐसे हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे हमारे पास क्या है एक इंक्लाइंड प्लेन है, और किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे, है ना। ऐसे ऐसे किसी पार्टिकल को हमने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे। हमें क्या करना है, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स along the plane और perpendicular to the plane डायरेक्शन में करने हैं, है ना। इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमें along the plane और perpendicular to the plane करने हैं। देखो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, समझो जिधर थीटा है उधर कॉस आता है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा 20 cos 37, ये क्या होगा 20 cos 37। और ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या होगा 20 sin 37, 20 sin 37, 20 का ये कंपोनेंट 20 cos 37 और ये कंपोनेंट 20 sin 37, 20 का 20 cos 37 और 20 sin 37। तो बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और थीटा दे रखा है, तो उस वेक्टर के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट्स करने आने चाहिए, है ना। ये बात हमने सीखी। अच्छा ये 20 cos 37 कितना हो जाएगा, 20 cos 37 हो जाएगा आपका 16, और 20 sin 37 अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा 12, 20 into 3/5, है ना। अच्छा
बहुत बढ़िया। और बात समझते हैं, देखो और चीजें समझते हैं। हमने अभी ये सीखा कि अगर हमें कोई वेक्टर दे दें और एंगल दे दें तो हम कंपोनेंट कर सकते हैं उसके। ये 12 आया था आपका। अब सोचो, अब मान लो तुम्हें ऐसे दे रखा है, समझो बात को अच्छे से। मान लो मैं आपको ऐसे दे दूं, ये 30 डिग्री है और मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने आपको इस बार वेक्टर नहीं दिया, ये v का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, मैंने आपको कह दिया कि ये है मान लो 12 और ये है आपका 16। ये आपका क्या है, 12 है और ये क्या है, 16 है। आपको दो चीजें पूछ ली। देखो मैंने आपसे पूछा कि बताओ v की वैल्यू कितनी होगी और थीटा कितना होगा। सवाल समझो आप, पिछले सवाल में मैंने आपको v दिया था और थीटा दिया था। क्या दिया था, v दिया था और थीटा दिया था, और आपसे ये और ये कंपोनेंट्स पूछ लिए थे। आपसे क्या पूछ लिए थे, कंपोनेंट्स पूछ लिए थे। v और थीटा मैंने आपको दिया था और कंपोनेंट्स मैंने आपसे पूछ लिए थे। अभी मैंने आपको कंपोनेंट्स दे दिए और v और थीटा पूछ लिया आपसे। v और थीटा मैंने आपसे पूछ लिया। अब कैसे करें, अब कैसे करें, अब कैसे करें। अच्छा आप सोचो, v का मैग्नीट्यूड तो 20 ही आएगा। देखो यहाँ पे ये 16 और 12 दो परपेंडिकुलर थे तो इनका 20 आ रहा था रिजल्टेंट। तो ये 12 है, ये 16 है, तो ये v की वैल्यू 20 ही आएगी। अब सॉल्व करते हैं हम तो एक जनरलाइज तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का। देखो समझो बात को, जैसे मैं आपको कहूं ये है मान लो a, ये क्या है आपका a, इसको कुछ भी कह दो, अल्फा कह दो, और ये है आपका थीटा, ये आपका क्या है, थीटा। इस a का अलोंग द प्लेन, इस a का अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट है वो क्या है, ax है। इस a का अलोंग द प्लेन कंपोनेंट क्या है, ax। और इस a का परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट जो है वो क्या है, ay है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसका कंपोनेंट कितना है, ay है। a का अलोंग द प्लेन कंपोनेंट कितना है, ax है, और a का परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट कितना है, ay है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ax को हम क्या लिख सकते हैं, ax को हम लिख सकते हैं a cos थीटा। ax को हम क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा लिख सकते हैं। और ay को हम क्या लिख सकते हैं, ay को हम लिख सकते हैं a sin थीटा। ay को क्या लिख सकते हैं हम, a sin थीटा लिख सकते हैं, है ना। समझो बात को। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए a की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं, देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। देखो क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू होगी रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। a की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये a की वैल्यू होगी आपकी। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर ax और ay आपको गिवन है तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा आप समझो थीटा कैसे निकालोगे, थीटा भी तो चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं, सेकंड को फर्स्ट से क्या कर देता हूं, डिवाइड। सेकंड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ay बाय ax। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ay बाय ax आ जाएगी। ऐसे आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ay बाय ax, है ना। अच्छा अब समझो बात को, ये चीज हम अप्लाई करते हैं इस सवाल में। देखो हमें क्या गिवन था, ax गिवन था और ay गिवन था। क्या गिवन था, ax और ay हमको गिवन था। बहुत बढ़िया। तो a की वैल्यू कैसे लिखूं, मान लो इसका मैग्नीट्यूड a है या v है, तो v की वैल्यू क्या लिखूंगा, समझो बात को अच्छे से। ये 12 ये 16 दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो v की वैल्यू रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना हुआ, देखो ये रूट 144 प्लस 256 सॉल्व करने पे v की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 20 आ गई। कितनी आ गई, 20। पहले से भी पता थी हमें,
लेकिन जनरल मेथड से हमने वैल्यू निकालनी सीखी। अच्छा मेरे को थीटा भी तो पता करना था, तो टेन थीटा कैसे लिखूंगा? समझो ये है 12, ये है 16, ये भी 16 है, तो टेन थीटा क्या लिख दूं? टेन थीटा बोलो, टेन थीटा ये 16 ये 12, तो टेन थीटा इज 16/12, टेन थीटा इज 4/3, टेन थीटा इज 4/3, तो थीटा इज 53 डिग्री। देखो आपको अगर ax और ay पता है तो कैसे आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा पता करोगे, वो चीज हमने सीखी। तो आप समझो चीजों को, हम मतलब आज हमने क्या क्या चीजें सीखी। हमने ये सीखा अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है तो उस वेक्टर के किन्हीं भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं। ये कोई वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप इस वेक्टर के एक्स और वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट कर सकते हो। ये कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर के आप इस मान लो ये इस तरह से कोई वेक्टर है, उसके इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आप कंपोनेंट्स कर सकते हो। मतलब वेक्टर हमें कोई भी गिवन हो, उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं। पहली बात हमने ये सीखी। दूसरी बात हमने ये सीखी अगर हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है, अगर हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है तो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों चीजें हमें करनी आनी चाहिए। वेक्टर दे रखा है तो उसके कंपोनेंट्स करने आने चाहिए दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए